कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। आज हम जैविक खेती और पॉली हाउस में खेती कर रहे किसानों की सफलता गाथा दिखाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं खबरें खेती की। देश में चीनी की कमी नहीं होगी, दालों पर राज्य लगाएं भंडारण सीमा, तिलहन और कपास का बढ़ेगा समर्थन मूल्य। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है और मैं हूं आदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में चीनी की कमी नहीं होगी। इस साल कम उत्पादन होने पर भी भारत की खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होगा। सरकार ने ये स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया क्योंकि कुछ कारोबारी संगठनों ने भारत के अगले सीजन में चीनी की शुद्ध आयातक बनने की चिंता जताई थी। केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि देश में चीनी की कमी नहीं है। चालू सीजन 2015-16 की शुरुआत के समय देश में पिछले साल का चीनी का बचा हुआ स्टॉक 90 लाख टन था। चालू चीनी सीजन में 253 लाख टन चीनी उत्पादित होने का अनुमान है। घरेलू खपत 255 लाख टन रहने का अनुमान है और निर्यात 15 लाख टन रहने पर भी चालू सीजन के अंत में स्टॉक 73 लाख टन होगा, जिसे अगले चीनी सीजन 2016-17 में ले जाया जाएगा। इस तरह चीनी सीजन 2016-17 में चीनी उत्पादन में कमी आने पर भी देश में कुल उपलब्धता 300 से 310 लाख टन रहेगी। इस तरह देश में उत्पादित चीनी की कोई किल्लत नहीं रहने के आसार हैं। सरकार की तमाम सख्ती और नई फसल की आवक के बावजूद दालों की कीमतों पर लगाम लगती नहीं दिखती। केंद्र सरकार ने राज्यों से जमाखोरी बंद कराने के लिए दालों की भंडारण सीमा तय करने को कहा है। सरकार ने दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने व राज्यों में जमाखोरी बंद करने के लिए भंडारण सीमा तय करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए हैं। खाद्य मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने कुछ दालों के लिए भंडारण सीमा तय की है, जिसके अनुसार उनसे जमाखोरी और कीमतों पर नियंत्रण के लिए भंडारण की सीमा सभी दालों के लिए तय करने को कहा गया है। उत्तराखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों ने अभी तक इस तरह की कोई सीमा तय नहीं की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत व्यापारियों के लिए दालों के भंडारण की सीमा करीब 1 साल से लागू है। मध्य प्रदेश चने का प्रमुख उत्पादक राज्य है, लेकिन राज्य सरकार ने व्यापारियों पर इसकी खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भंडारण की कोई सीमा नहीं लगाई है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने वर्ष 2016-17 के खरीफ सत्र के लिए तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तथा कपास के एमएसपी में 600 रुपए की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने वर्ष 2016-17 के खरीफ सत्र में तिलहन और कपास के एमएसपी को बढ़ाने की सिफारिश की है। सूत्रों के अनुसार सीएसीपी ने सोयाबीन पीली के एमएसपी को 75 रुपये बढ़ाकर 2,675 रुपये प्रति क्विंटल और सूरजमुखी के बीज के एमएसपी को 50 रुपये बढ़ाकर 3,850 रुपये प्रति क्विंटल करने और नारियल गिरी का समर्थन मूल्य 90 रुपये बढ़ाकर 4,120 रुपये प्रति क्विंटल करने का सुझाव दिया है। खेती किसानी में मौसम की भूमिका काफी अहम होती है, इसलिए किसानों के लिए मौसम की पूर्व जानकारी भी जरूरी हो जाती है ताकि किसान अपनी खेती को आसान करके अपना उत्पादन बढ़ा सके। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में बारिश का अनुमान है। वहीं देश के मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं देश के उत्तर पूर्वी भाग जैसे सिक्किम, आसाम, मेघालय व अरुणाचल प्रदेश के सभी भागों में बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने का अनुमान है। देश के निचले व तटवर्ती इलाके जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु में बादल व केरला में बारिश के आसार हैं। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। अभी वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद जानेंगे जैविक खेती में सफल किसान की सफलता गाथा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वक्त के साथ साथ कई नई टेक्नोलॉजी और कृषि प्रणाली विकसित की गई हैं। वे न केवल कृषि को नई तकनीक के द्वारा सरल एवं लाभकारी बनाती हैं, बल्कि जलवायु के विपरीत प्रभाव को नियमित करने में भी सहायक हैं। ऐसे ही एक तकनीक है पॉली हाउस। देश में पॉली हाउस में खेती का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। इस तकनीक का उपयोग कर कई किसान अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं कैलाश भार्गव। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। किसी किसान का उत्पादन और आमदनी जब सामान्य से अधिक हो और वो अपने काम से सरकार और अन्य किसानों का ध्यान आकर्षित करे, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, तो उसे निसंदेह सफल किसान कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के डमहर गांव के ऐसे ही एक सफल किसान हैं कैलाश चंद भार्गव, जो पॉली हाउस में फूलों की खेती करते हैं। सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद कैलाश चंद भार्गव जी ने खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाया। मैंने लगभग 10 साल पहले फूलों की खेती अपनाई। कोई ग्रीन हाउस नहीं थे, कोई और दूसरे साधन नहीं थे, केवल ओपन में गेंदे से काम शुरू किया और इसके साथ साथ थोड़ा ग्लैडिलस फूलों से शुरुआत की। बड़े अच्छे मुझे उसके रिस्पांस मिले। एक ही फंक्शन का मुझे कोई 30,000 का ऑर्डर मिल गया और इससे मेरा बड़ा प्रोत्साहन हुआ कि फूलों के काम में काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। धीरे धीरे भारत सरकार का HTM जो प्रोग्राम चला है, उसके अंतर्गत मैंने एक ग्रीन हाउस को अप्लाई कर दिया और फिर कार्नेशन शुरू किया। कार्नेशन के बहुत अच्छे परिणाम रहे। लगातार 5 साल का कार्नेशन और ग्लैडिलस, ओपन में ग्लैडिलस और अंदर कार्नेशन चलता रहा। लेकिन 5 साल के अंतराल के बाद मैंने सोचा कुछ परिवर्तन होना चाहिए। एक ही क्रॉप बार बार लगाने से थोड़ा क्वालिटी भी पुअर हो जाती है। तो मैंने क्राइसेंथेमम शुरू किया। क्राइसेंथेमम में मुझे कार्नेशन और ग्लैडिलस से भी ज़्यादा संभावनाएं नज़र आई, क्योंकि 2 फसलें मैं ले चुका हूँ। इसमें पहली बात तो ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम करना पड़ता है क्राइसेंथेमम में। अगर हम कुछ रूट स्टॉक ले लें, जिसको हम शक्कर बोलते हैं, शक्कर बड़े सस्ती मिल जाती है, आराम से किसानों से मिल जाती है, बशर्ते वो स्वस्थ हो, और उससे प्लांट खुद बनाना बहुत आसान है। प्लांटेशन के लिए आप करीब 5 इंच का एक कटिंग निकालिए, जो कटिंग शक्कर से आपने तैयार की है, और उसको डायरेक्ट बेड में वहाँ लगा दीजिए जहाँ उसकी प्लेसमेंट 6 इंच पे होनी है। 6 प्लांट्स एक तरफ को, 6 एक तरफ को, 36 प्लांट्स लगते हैं अगर आपका 1 मीटर का बेड है। और जब प्लांट थोड़ा ग्रोथ लेने लगता है
तो ऊपर से इसकी पिंचिंग, उसका टॉप तोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है और हम उससे 4 स्टिक्स का फ्लो आने देते हैं। 4 स्टिक्स आपने एक से ले ली तो 36 में आपकी 144 आ गई। 144 फूल अगर आपका नेचुरल सीज़न आप लेते हैं, जब प्राकृतिक तौर पे ये खिलते हैं, तो अगर आपका 4 रुपए का भी फूल एक बिकता है तो हिसाब लगा लीजिए 144 गुना 4 चौचौक 56, मतलब 600 के आसपास या पौने 600 के आसपास आपको 1 स्क्वायर मीटर ने पैसा दिया, और वो 6 महीने के अंदर। अगर आपको इसे ऑफ सीज़न निकालना है और 2.5 गुना कीमत लेनी है एक फूल की, तो आपको नकली रात देनी पड़ेगी। लगभग 5 बजे आपको पूरे उस बेड को या पूरे उन बेड्स को या पूरे उस एरिया को काली शीट से, पॉली शीट से ढकना पड़ेगा, और एक भी किरण कहीं से अंदर नहीं आनी चाहिए, वरना ब्लाइंड हो सकता है, पौधा अंधा हो सकता है, उसमें फिर फूल नहीं लगेगा। बाज़ार में करीब 10 रुपए की स्टिक जाएगी, जबकि आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चे हम माइनस भी करें तो 8 रुपये आपको लगभग मिल जाएगा। और इसमें जड़ें हर बार नई जड़ें आती है। पुराना जो डंठल है उसको हटा देते हैं, नई जड़ को सकर कहा जाता है, एक तरह की जड़ ही उसको सकर कहा जाता है। उस सकर को आप पहले वैसे ही खेत में लगाएं, फिर उससे जो नए कोंपलें आएंगी, उन कोंपलों को हम कटिंग निकालते हैं 6-7 इंच लंबी, और उस कटिंग से नया पौधा तैयार करते हैं। जो किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उनकी आमदनी और उत्पादन अवश्य ही पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। कैलाश चंद भार्गव की सफलता का एक कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना भी है। हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन, HTM संक्षिप्त में इसे कहा जाता है। ये उत्तरी भारत के सभी पहाड़ी राज्यों में, उत्तरांचल में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, इस समय पंजाब में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। बहुत सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। क्राइसेंथियम जैसे कट फ्लावर या कार्नेशन आप ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं तो 50% सब्सिडी, 250 रुपये, 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो आपका पैसा लगा है वो आपको सब्सिडी में भी काफ़ी रिकवर हो जाता है। और फिर ग्रीन हाउस में हिमाचल सरकार ने, अब नई सरकार आई है, 85% इन्होंने कृषि विभाग के द्वारा सब्सिडी अनुदान की घोषणा की है। लेकिन भारत सरकार का तो पूरे देश में HTM से चला ही है, 50% अनुदान दे रहे हैं। और मेरे पास 2 ग्रीन हाउस 500 स्क्वायर मीटर के, फिर एक पैकिंग एंड ग्रेडिंग हॉल हमने बना रखा है, वो भी इसी के अंतर्गत बना रखा है। फिर स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन मैंने रखा है, फ्लड इरिगेशन हम नहीं करते। स्टोरेज के लिए टैंक बनाए हुए हैं, तो उन टैंकों में भी सब्सिडी अच्छी भारत सरकार दे रही है, हिमाचल सरकार अलग से दे रही है, आप जैसा भी जिनसे भी ये सुविधा लेनी चाहे। और प्लांटिंग मटेरियल पे भी मिल रही है, मशीनरी पे भी मिल रही है। आप ग्रीन हाउस के अंदर आपने काम करना है, पावर टिलर लेना है, उसमें 50% सब्सिडी है, 65,000 उसकी लिमिट है, 65,000 तक सब्सिडी एक ही आइटम पर है। किसान को जब सरकार से प्रोत्साहन और सराहना मिले तो उसका उत्साह बढ़ जाता है, और इसका सीधा असर उत्पादन, गुणवत्ता और आमदनी पर पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल सरकार के माध्यम से जो भारत सरकार का आत्मा प्रोजेक्ट चला है, उसके अंतर्गत मुझे बेस्ट फार्मर का अवार्ड मिल चुका है। लेकिन इस के साथ साथ जो मेरी व्यक्तिगत इकोनॉमी में फ़र्क पड़ा है, उसके लिए मैं नौणी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि और बागवानी विभाग का विशेष तौर पर, और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स, मैं क्योंकि ये काम शुरू करने से पहले मैंने बहुत सारी विजिट्स की। मैं हिसार गया यूनिवर्सिटी में, लुधियाना गया, पूसा गया, पूना गया, इस तरह से स्थानीय चायल में महोग गया, बिलासपुर जुखाला वगैरह जो कार्नेशन के आज हब हैं वो मैंने भ्रमण कर लिया। लेकिन जो छोटा किसान बेचारा नहीं कर पाता, इतना नहीं घूम पाता, उसे कम से कम किसी अनुभवी फार्मर तक अवश्य पहुंचना चाहिए, तब उसको कदम लेना चाहिए, ताकि प्लांटिंग मटीरियल आड़तियों की बजाय फार्मर से मिले,
4 पैसे बचते भी है और गाइडेंस भी मिल जाती है, अनुभव का लाभ भी मिल जाता है। सफलता की खुशबू चारों ओर फैलकर दूसरे किसानों को भी प्रेरणा देती है और वे भी सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए आतुर हो जाते हैं। जब हम सतत कृषि या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और गुणवत्ता युक्त उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पद्धति हमारे सामने उभर कर आती है वो है जैविक खेती की। हमारे देश में जैविक खेती की परंपरा रही है। वक्त के साथ साथ इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे बढ़ावा देने के लिए परियोजना चल रही है। देश अलग अलग प्रदेशों में प्रयोगधर्मी किसान जैविक खेती परंपरा को बनाए हुए हैं और जिनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक भी जा पहुंची है। ऐसे ही एक किसान हैं मध्य प्रदेश इंदौर के रविंद्र ठाकुर। इंदौर से 25 किलोमीटर दूर है एक गांव सेमलिया चाऊ। लगभग 2000 की आबादी वाला एक गांव आज जैविक गांव के नाम से अधिक जाना जाता है। सेमलिया चाऊ में जैविक खेती का एक खास उदाहरण देखा जा सकता है जो आसपास के क्षेत्र के अनेक गांवों के किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके जनक है रविंद्र कुमार ठाकुर और उनके पिता दामोदर ठाकुर। रविंद्र ठाकुर के खेत पर लगी ये प्रयोगशाला जैविक खेती के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस प्रयोगशाला में 6 प्रकार के जैविक खाद एवं कीटनाशक तैयार कर रहे हैं, जिसमें सींग खाद नुस्खा, मटका खाद, अमृत पानी, शोधित छाछ, अर्क गौमूत्र तथा दीमक नष्ट करने वाला कीटनाशक। सींग खाद बनाने के लिए मृत देशी गाय के सींग में जीवित गाय का गोबर भरकर 6 माह के लिए जमीन में उल्टा गाड़ दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है जमीन में नमी बनी रहे। छह माह बाद सींग गोबर खाद का रूप ले लेता है। 30 ग्राम सींग खाद 3 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव किया जाता है, जो खाद के रूप में उपयोग होता है। मटका खाद बनाने के लिए 15 किलो देसी गाय का गोबर, 15 किलो गौमूत्र, आधा किलो गुड़ मिलाकर मटके में भरकर 7 दिन तक रखा जाता है। बाद में 200 लीटर पानी में घोलने पर खाद का रूप ले लेता है। इसे रविंद्र ठाकुर 1 एकड़ में खाद के रूप में छिड़काव कर रहे हैं। अमृत पानी बनाने के लिए 10 किलो देसी गाय का गोबर, 250 ग्राम देसी गाय का घी, आधा किलो शहद को 200 लीटर पानी में मिलाकर 7 दिन के लिए मटके में रखने से खाद बन जाता है। मटके को जमीन में गाड़ कर रखना आवश्यक है। इसका खेत में छिड़काव करते हैं, फिर अन्य खाद की आवश्यकता नहीं होती है। शोधित छाछ बनाने के लिए मिट्टी में गड़े मटके में छाछ डालकर 21 दिन बाद मटके को निकालकर उसे 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है। इसका उपयोग खेतों में कीटनाशकों के रूप में किया जाता है।
अर्क गोमूत्र को बनाने के लिए नीम के पत्ते, आकड़े, करंज, गाजर घास के पत्ते पीसकर मिट्टी में गड़े मटके में 1 महीने तक रखा जाता है। मटके से निकले 1 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी में मिलाकर खेतों में छिड़काव करने से कीटों पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। खेतों में दीमक लगना आज कृषकों के लिए एक समस्या हो गई है। उसका नियंत्रण भी जैविक विधि से रविंद्र ठाकुर ने बखूबी किया है। इसके लिए जमीन में छेदों वाला मटका गाड़कर उसमें मक्का के डूंडे डालकर पानी मिलाया जाता है। मटके के मुंह को कपड़े से बांध दिया जाता है। इससे खेत की दीमक आ जाती है, जिसे मारकर नष्ट कर दिया जाता है। प्रयोगशाला के पास ही एक कांटा बना हुआ है, जिसमें केचुआ खाद का निर्माण किया जाता है। 45 दिनों में इसमें केचुआ खाद तैयार हो जाता है, जिसे छानकर बोरियों में भरकर रख लिया जाता है। बाद में फसलों में खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सर, जैविक खेती का रुझान इसलिए हुआ कि पहले मैंने कई बार देखा सुना था, लेकिन कृषि विभाग ने मुझे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम और भोपाल में ले जा करके कुछ अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई, कुछ प्रशस्ति पत्र दिलवाया, तो मेरा रुझान बढ़ा। और जब रुझान बढ़ा, मैंने देखा कि जब जैविक खेती मैंने अपने खेत पे शुरू करी, तो शुरू साल में तो मुझे लॉस हुआ, लेकिन मेरे पिताजी श्री दामोदर ठाकुर ने मुझे हौसला बढ़ाया कि बेटा कमी है तो कोई बात नहीं, और आगे और आएगा। फिर जब मैंने देखा कि मैं एक रासायनिक खाद खरीद के जो खेती करता हूँ वही चीज़ जैविक खाद अपना बना करके अगर करूँ तो उसमें कोई अंतर नहीं आया, मतलब कम लागत में सही उत्पादन और अच्छा उत्पादन मिला। तो इसलिए मेरा जैविक खेती को रुझान बढ़ा कि मेरी रासायनिक खेती में खर्च नहीं होकर कम खर्च में मेरी अधिक उत्पादन व्यवस्थित रूप से आ जाए, इसलिए मेरा जैविक खेती को रुझान बढ़ा। तो आपने आपके खेत पर ही प्रयोगशाला का भी निर्माण कर दिया? जी हाँ, मैंने मेरे खेत पे प्रयोगशाला का निर्माण कृषि विभाग के माध्यम से करवाया, और वो इसलिए कि मेरे गांव के और आसपास के गांव के किसान लोग आके मेरी प्रयोगशाला देखे और उसका अनुसरण करते हुए अपने गाँव में, अपने खेतों में जाकर भी उस प्रकार से अपना जैविक खाद बनाने का कार्यक्रम शुरू करें और जैविक खेती की शुरुआत करें। तो आपके गांव वालों ने इसका अनुसरण किया? जी हाँ, मेरे एक गाँव वालों ने अनुसरण किया है, आसपास गाँव में अनुसरण किया है। सर, जैविक खेती का जो उत्पादन है, अन्न है, दूध है, फल है, सब्जी है, इसके खाने से हमारा जो स्वास्थ्य है, पहले हम जो डॉक्टर को काफ़ी पैसे देते थे, एक तो वो चीज़ बचत हो गई कि जैविक उत्पाद जो खाने योग्य हैं उनको हमारे खाने से मनोबल बढ़ा है, बच्चों के शरीर में काफ़ी वृद्धि आई है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ है। और रासायनिक के उत्पाद खाने से हमारे खेतों का वातावरण भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बीमार हो रहे थे, खर्च भी बढ़ रहे थे, इसलिए जैविक और रासायनिक के बजाय जैविक करे ज़्यादा अच्छा है। सेमलिया चाऊ में हो रही जैविक खेती का प्रचार देश तक ही सीमित नहीं रहा। विदेशों से भी कृषि दल रविंद्र ठाकुर के खेतों पर पहुंचे। उन्होंने रविंद्र ठाकुर से कई जानकारियां जैविक खेती के बारे में ली। जैविक खेती का ये महाकार्य सतत चलता रहे तो प्रगति की ये गंगा हमारी दहलीज पर खुद चलकर आएगी और हम संपन्न होंगे, सुदृढ़ होंगे और हमारा देश इस प्राचीन पद्धति को पूरे विश्व में विकसित करेगा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो
कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-DD। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-DD@gmail.com पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।